मेरे साथ सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही अनिरुद्ध हैं, जो मंडल आर्मी भी चलाते हैं। कॉलेजियम के पक्ष में, कॉलेजियम के खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी धरने का ऐलान किया था। उसके बाद वो डिस्कोर्स शुरू हुआ। और आपको बता दूं कि 2025 में, मतलब ठीक एक साल पहले, जब हम 2024 में 2025 में एक बार फिर इस देश को शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं, लेकिन ओबीसी और ट्राइबल गायब है। और इस सब के पीछे ये जो तमाम, जो आपके कलेक्टर नहीं है, एसपी नहीं है, डीएम नहीं है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस नहीं है, इसकी वजह यह है कि जाति जनगणना नहीं हो रही है। बिहार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी जेडीयू की सरकार है। जाति जनगणना हुआ, जाति जनगणना के आंकड़े आए और 65% रिजर्वेशन कर दिया गया SC ST OBC का, जबकि तमिलनाडु में 69% है SC ST OBC का रिजर्वेशन है। और ये सब तभी संभव होगा जब जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे। और अनिरुद्ध मंडल एकमात्र इकलौता चेहरा है जो इस देश में 365 दिन जाति जनगणना को लेकर मूवमेंट चला रहे हैं। और रोज़ मैं देखता हूँ तो कई बार मैं सहम भी जाता हूँ कि अकेला ये शख्स एक गाड़ी लेकर बिहार, यूपी, राजस्थान में घूमते रहते हैं। ऐसे दौर में जब चारों तरफ खतरा है, सत्ता को चैलेंज करना, मनुवाद को चैलेंज करना, जातिवाद को चैलेंज करना। अनिरुद्ध मंडल 6800 शिक्षकों का आंदोलन है, वहाँ भी जाते हैं। तो क्या, मैं लगातार कई वीडियो में भी बोल चुका हूँ, क्या बहुजन समाज को ऐसे युवाओं की ज़रूरत नहीं है? ऐसे नेताओं को हमें विधानसभा, संसद नहीं भेजना चाहिए, जो सड़कों से निकला हो और जो समाज के हितों पर संघर्ष करता हो। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है, आप लगातार पिछले 4-5 सालों से, मैं जब से आपको देख रहा हूँ, कितना बदला है समाज? टीवी अखबार भले दिखा रहा हो जो, लेकिन ग्रास रूट पर क्या इशू है? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जय भीम, जय मंडल सभी को। बदलाव की जो बात है समाज में, जो मैं देखता हूँ ज़मीन पर, चेतना पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। और आज के दौर में ओबीसी और एससी दोनों कम्युनिटियाँ अपने अधिकार को लेकर अवेयर हो रही हैं। एक डर है जो बनाया गया है, जिसकी वजह से वो खुलकर के सामने नहीं आ पा रहे हैं, पर अवेयरनेस बड़ी है और लोग अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं। अभी जो पूरा माहौल चल रहा है, इसमें भी मैंने जो महसूस किया है कि पिछले समय जो किया गया था, जिस तरीके से हमारे लोग इस माहौल में फंस गए थे 92 में, जिस तरह से और हुजूम था, जनसैलाब था, वो इस बार नहीं है। वो नहीं है। और अब ये धर्म की या मंदिर की फसल जो है बहुत ज़्यादा दिन तक फलने और पकने वाली नहीं है। समाज जाग रहा है और धीरे धीरे इनकी चालों को समझ रहा है। अब जो लड़ाई है हमारी यूथ के अंदर, या जो चर्चा है, वो अपने सम्मान को लेकर है, स्वाभिमान को लेकर है, अपने अधिकारों को लेकर के है। और इसको लेकर के हमारा यूथ जो है गांव लेवल पर चर्चा करता है और उस पर काम भी कर रहा है। आप गांव में ज़्यादा जा रहे हैं, छोटे छोटे, मैंने देखा है 10, 20, 50 लोगों की भी सभाएं आप करते हैं। SC ST में जागरूकता आई है, क्या ये दोनों कम्युनिटी एक भी हो रहे हैं? इनको लगता है कि संवैधानिक अधिकारों के लिए कम से कम एक हुआ जाए? जी, जहाँ पर लोग अवेयर हो रहे हैं, जो चीज़ें पहले थीं, अभी मैंने कई जगह पर कार्यक्रम किए, कई गांव में मैं गया जहाँ ओबीसी और एससी दोनों एक साथ बैठ करके मुद्दों पर न सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, बल्कि खान पीन भी उनका एक साथ हो रहा है, एक साथ चर्चा कर रहे हैं, एक साथ कमेटियां बना रहे हैं, इशूज को कैसे क्लियर किया जाए, इस पर कैसे मूवमेंट खड़ा हो, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ये देखिए, सोशल मीडिया ने बहुत सारे रिपोर्ट्स जिस तरह से आए हैं, लक्ष्मण यादव का एग्जाम्पल लीजिए, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग आपस में शादियां भी कर रहे हैं। और उसमें मैंने एक जाट समाज की शादी में देखा कि तथागत बुद्ध की तस्वीरें थीं। तो किसान कम्युनिटी हो या बैकवर्ड हो या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हो, ये संवैधानिक नाम है हमारा, जो हमको जातियों में बांटा गया था, वो आपस में बेटी रोटी का भी रिश्ता कर रहे हैं। ऐसे बहुत, और ये वो लोग कर रहे हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, बड़े कलेक्टर हैं, IAS हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो एक बदलाव है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो ये लड़ाई तो पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो मेरे माता पिता जैसे लोग हैं, जो स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, जो जातिवाद के, जो गांव वाले जाति, हम लोग शहर वाले जातिवाद के शिकार हैं,
हम लोग कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, हमारे साथ भेदभाव हुआ, मीडिया में भेदभाव हुआ। हमारे माँ बाप गांव वाले जातिवाद के शिकार थे कि पढ़ने ही नहीं देंगे। तो जो गांव वाला जो जातिवाद अभी भी जो चल रहा है उसके जो शिकार लोग हैं, क्या वो उस जातिवाद को समझ रहे हैं कि हमें अवेयर होना होगा, हमें लोगों को स्कूल भेजना पड़ेगा और जाति जनगणना हमें चाहिए? बिल्कुल। मैं बुजुर्गों से भी मिलता हूँ, क्योंकि गांव में सभी लोग होते हैं, महिला पुरुष दोनों 60 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्गों से बातचीत हुई। हमारे बुजुर्ग भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है, जात पात होती है, और जातीय भेदभाव के चलते ही हमें व्यवस्था से बाहर रखा गया, सिस्टम से बाहर रखा गया। नहीं, ये उनकी भाषा है या ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं लैंग्वेज दूसरी में बता रहा हूँ। उनकी लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो थोड़ा हमारे जो लोग देखने वाले रहेंगे शायद न समझ पाए, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पर ये भाषा उनकी है। पिछले 5 साल में आप कितनी जनसभाएं कर चुके होंगे, क्योंकि आप मैक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं? पिछले 5 साल की अगर बात करूँ तो आंकड़ा तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन 150 करीब जिलों के अंदर 2000 से ऊपर गांव हमने कवर किए होंगे। 200 जनसभाएं आपने जो छोटे ग्रामीण सभाएं की हैं आपने। मैं माइक्रो कहा गया, मैक्रो लेवल पे आप काम कर रहे हैं। 2000 जनसभाएं आपने की हैं। 2000 से अधिक गांव हमने। मिनिमम कितने लोग वाली सभाएं भी आपने की हैं? हमने कम से कम 5 लोगों वाली भी की हैं, और अधिक से अधिक संख्या हजारों में भी रही है। अच्छा, अब एक सम्मान भी जब आप जाते हैं, आपके पास अभी एक माहौल था कि बड़ी गाड़ी हो, नेताजी आए हैं। जी जी जी। आप जब जाते हैं और आपके पास गाड़ी छोटी है और आप जब लोगों को एकजुट करते हैं, तो फिर उनके मन में किस तरह का सम्मान उमड़ता है आपके लिए? देखिए, जहाँ थोड़े से लोग अवेयर हैं, शिक्षित हैं, तो वो इस बात को समझते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ अपमान भी झेलना पड़ता है अपने ही समाज के लोगों द्वारा। क्या कहते हैं वो? अब बहुत सारे शब्दों का वो इस्तेमाल कई जगह कर देते हैं, ऐसे शब्द जो नहीं बोलते कि नेता बनने आया है, नेता बनना चाहता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, और एक दो जगह तो अपने ही लोगों ने हमले तक कर दिए जब हमने ये बातें रखी। जैसे मथुरा की मैं बात करूं, तो जब मैं आगरा से आता हूं, मथुरा बलदेव वाले रोड पे चलते हैं, तो मथुरा से 8 किलोमीटर पहले एक गांव है जिसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं। तो मैं बाहर क्या करता हूँ कि पता नहीं रहता किस गांव में कौन लोग हैं, बाहर खड़े होकर पूछ लेता हूँ किसी से भी, इस गांव में किस समाज के लोग हैं, वो जानकारी लेकर के गांव में घुसता हूँ। तो ऐसे ही हुआ, एक 12-13 साल का बच्चा था, वो गांव के रास्ते से जा रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बताओ इस गांव में किस किस कास्ट के लोग हैं? तो उसने बताया कि गुर्जर हैं, पाल हैं, निषाद हैं, जाटव हैं, और एक कोई और कास्ट का नाम बताया। तो ये उसने गिनाई। मैंने पूछा ये बताओ इसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, ठाकुर पंडित भी हैं? उसने कहा नहीं है। तो उस हिसाब से हम उस गाँव में गए। गाँव में जाने के बाद में हमने वहाँ पर पूछा लोगों से कि किस जगह पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो लोगों ने इशारा किया कि आगे जो चौराहा है, आप वहाँ अगर जाएंगे और वहाँ से जाकर के जब आप आवाज़ देंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे, तो लोग आ जाएंगे। तो मैंने ठीक वही किया, दुकान के सामने चौराहे पर जाकर के गाड़ी लगाई और वहाँ अनाउंसमेंट किया, लोगों को इन्वाइट किया, तो लोग आए। लोगों के आने के बाद में हमने अपनी बात रखनी शुरू की। तो हम इस कॉन्फिडेंस में थे कि सारे लोग हमारे लोग हैं, यहाँ पर कोई अपर कास्ट का नहीं है। तो जैसे हमने बात करते करते हम वहाँ पर आए कि कुछ जातियाँ हमारा जो अधिकार छीन रही हैं, तो समझना होगा। जब हमने ये कहा कि कुछ जातियाँ, तो वहाँ एक हालांकि उनको ठाकुर तो मानते नहीं ठाकुर लोग, पर वो अपने आप को ठाकुर मानते हैं। कौन से ठाकुर होते हैं वो बोलना नहीं, कैटेगरी क्या थी? ओबीसी नहीं, ठाकुर सवर्ण थे, सवर्ण थे। तो उसने कहा कौन जातियाँ? तो मैंने कहा कि ठाकुर पंडित बनिया, क्योंकि मैं समझ गया था ये बंदा यही सुनना चाहता है, ये उसी कास्ट का है। उसके बाद उसने हमारे लोगों को वहाँ भड़का दिया, तो हमारे लोग ही हमलावर हो गए। और ये अच्छा था कि वहाँ कुछ लोग समझदार थे, और गुर्जर समाज के भी कुछ लोग थे, तो वो मुझे जान रहे थे लड़के। तो मामला वहाँ रफा दफा हो गया। कई जगह ऐसी घटनाएं छोटी मोटी हुई हैं। कई अच्छा, ओबीसी के मुकाबले शेड्यूल कास्ट की जातियों में अवेयरनेस ज़्यादा है? जी बिल्कुल, शेड्यूल कास्ट में अवेयरनेस भी है। और मैं आपको एक सच बताऊं तो सच ये है कि इस पूरी यात्रा के दौरान 70% स्टे, जहाँ अगर हमने कहीं स्टे किया है तो 70% स्टे हमने शेड्यूल कास्ट में किया है। हमने नहीं किया, मतलब उन्होंने अवसर दिया हमें स्टे करने का।
और 30% बैकवर्ड के लोगों ने हमें अवसर दिया अपने यहाँ स्टे करने का। ये मतलब अंतर है। अभी भी ओबीसी की जातियों की लड़ाई शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम ये कहें कि लड़ रहे हैं, या हम ये तो कह सकते हैं कि मूवमेंट को नहीं लड़ रहे हैं, तो मूवमेंट को बैकअप दे रहे हैं। आप सोचिए, एक ओबीसी का बंदा हमें अपने घर स्टे की जगह नहीं दे रहा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का दे रहा है। ये कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं, जो सच है वो यही है। और बाकी तमाम जगहों में हम लोग गाड़ी में भी सोए, सड़कों पे सोए, सर्दी में। अभी परसों ही हमारी टीम जो है लखनऊ जो कैंपेन कर रही थी, घर नहीं मिला, आज जाके मिला है, तो सारे लोग जो है गाड़ी में सोए। वो तो एक अलग है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग अवेयर हैं और ओबीसी पर बहुत। आपको लगता नहीं है अगर पॉलिटिकल लीडरशिप इस काम को आगे बढ़ाती ग्रामीण इलाकों में तो उसका अलग इम्पैक्ट होता, क्योंकि पॉलिटिकल नेताओं को तो लोग जानते ही हैं। हाँ, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी है ओबीसी की, एससी की, विशेष रूप से तो ओबीसी की लीडरशिप को काम करना चाहिए। और जो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, इनकी पार्टियां हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, ये अगर इस काम को करते तो मुझे लगता है कि जो काम हम लोगों के करने में 6 साल या 10 साल भी होगा, वो काम इनके करने में 6 महीने में हो जाएगा। तो सोचिए, जब आपकी पार्टी हार जाए तो सिर्फ ईवीएम को ही बहाना मत बनाइए। दरअसल धर्म के नाम पर जो लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट लेने वाले लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, घर घर तक पहुँच हैं, उनके पास संसाधन भी हैं, लेकिन जो सोशल जस्टिस के नाम पर जो दल बने हुए हैं वो दरअसल अपने चेतना के लिए, अपने आइडियोलॉजी के लिए काम ही नहीं कर रहे। और जो लोग अनिरुद्ध विद्रोही जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनको वो बैकअप सपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं। कठिन है ये सफ़र, आगे रास्ता कठिन है, लेकिन आपने क्या लक्ष्य तय किया अनिरुद्ध? अब हमारा 17 महीने का ये तीसरा जो क्रम का यात्रा था, 17 महीने का पूरा हो गया है। और अगले महीने से 17 फरवरी से हम लोग जो है लखनऊ में स्थायी अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। डलौना बाबा साहब का मेला ग्राउंड है, बाबा साहब के नाम से मेला लगता है, और ये कल्ली पश्चिम पड़ता है पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, अयोध्या फैजाबाद रोड। ये हम शुरू करेंगे 17 फरवरी से। और उसके बाद में हमारा प्लान ये है कि लड़ाई हम लड़ने निकले हैं। एक होता है कि हमें अपने लिए कुछ पब्लिसिटी स्टंट करना, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लखनऊ के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा उस पर बात होगी, पर जब तक हम जीतते नहीं ये लड़ाई जारी रहेगी। समाज से क्या चाहते हैं? खासकर मैं तो बहुजन समाज कहूँगा। मुझे पता है ओबीसी की ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी इस देश के बहु एससी एसटी ओबीसी किसान समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो संविधान और सोशल जस्टिस में भरोसा रखते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे अनिरुद्ध आप? मैं अपने समाज से, बहुजन समाज से, क्योंकि पूरा जो 90% से अधिक आबादी बहुजन समाज है, पूरे समाज को मैं समाज मानता हूँ, अपना खुद का परिवार मानता हूँ। और पूरे परिवार की लड़ाई लड़ना क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इसलिए भी है कि हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिए, उन संघर्ष और बलिदानों की बदौलत आज हम और आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि सर उठा कर के जी सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, कार में घूम सकते हैं, अच्छा मकान ले सकते हैं, यहाँ तक कि ज़मीन भी खरीद सकते हैं, जो पहले संभव नहीं था। अगर आप जानकारी जुटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 100 या 200 साल पहले ही, बहुत पीछे नहीं जाना है, 100-200 साल पहले भी ये व्यवस्था आपके साथ नहीं थी। या आज़ादी से पहले भी जब आप देखेंगे, किसी 50 साल से ऊपर वाले जो बुज़ुर्ग हैं उनसे बात करेंगे तो आपको बता देंगे कि पहले हालात क्या थे। अभी भी हालात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुए। ये हालात तब बदलेंगे जब हमारे परिवार के लोग इस व्यवस्था में जो हमारा हिस्सा बनता है, जो हमारा शेयर बनता है, उसको लेंगे। और वो हमारा शेयर तभी मिलेगा जब पहले सेंसस हो जातियों की पूरे देश के अंदर, जातिवार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जुडिशरी में और राजनीतिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह आपको अपना हिस्सा लेना पड़ेगा। और उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ाई लड़ने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, एक जनबल और दूसरा धनबल। तो मैं ये अपील करूंगा कि 17 फरवरी को पहले तो आप भारी संख्या में वहाँ पहुँचें, लखनऊ, जितनी ज़्यादा संख्या पहुँच सकते हैं। अपने जगह बता दीजिए, जगह बता दीजिए। 17 फरवरी कल्ली पश्चिम है, डलौना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अयोध्या फैजाबाद रोड, वहाँ आपको पहुँचना है 17 फरवरी सुबह 10 बजे से, भारी से भारी संख्या में। और
आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो वो भी तमाम माध्यम हैं, उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन जनबल तो ज़रूर सपोर्ट में दें, धन दें ना दें, जन का सपोर्ट दें ताकि आपकी लड़ाई जीती जा सके। कुछ अच्छे पहलू भी आप बताना चाहेंगे, चूँकि जाति जनगणना बिहार में हुआ, आप तो पॉलिटिकल लीडरशिप भी बोल रही है, सिर्फ बोल रही है, वो लोग सड़कों पर नहीं हैं, आप सड़कों पर हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें जो मेमोरी जो आपको बूस्ट करता हो कि नहीं, बहुजन समाज में पैदा हुए हैं, आज हमारे शरीर पर कपड़ा है, पढ़े लिखे हैं, तो समाज के महापुरुषों की वजह से तो हम भी उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। क्या बहुजन समाज के घर से हर एक आदमी भी कम से कम आंदोलन में निकले, पढ़े लिखे, बोले, तो समस्या और ज़्यादा तेजी आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, ये जो पूरी परंपरा है तथागत बुद्ध से जो शुरू होती है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई की, और इस पूरी परंपरा को आगे बढ़ते हुए एक चैन के रूप में हम तक पहुंचा है। पेरियार साहब ने इसको लड़ा है, जगदीप प्रसाद कुशवाहा ने लड़ा है, बाबा साहब ने लड़ा है, फुले ने लड़ा है, मंडल साहब ने लड़ा है, और मानव साहब काशीराम ने इसको फिर उत्तर भारत में लगभग घर घर पहुंचा दिया। साइकिल चला करके, सोचिए, उन्होंने घर घर पहुंचाया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो कारबा मानव साहब ने, बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने जिसको हम यहाँ तक पहुँचाए हैं, और इस कारबा को जो आगे लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग ये जिम्मेदारी उठाएं ताकि ये परंपरा आगे बढ़े। और अगर हम लोग आज नहीं लड़ेंगे तो ये आप निश्चित मान लीजिए कि ये हमारे महापुरुषों के, हमारे पुरखों के बलिदान का एक तरह अपमान तो है, साथ ही आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनके भविष्य की जो दुर्दशा होने वाली है, जो उनके अधिकार छीनने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी, या उनका जो कहते हैं ना आप लोगों की भाषा में पाप और पुण्य का, तो जो पाप लगेगा वो आपको लगेगा, फिर आपको ये जो बोझ रहेगा ये आपको जीने नहीं देगा, अपने बच्चों से आपको नज़र नहीं मिलाने देगा। आप इसलिए लड़ें ताकि आप आने वाली नस्लों से नज़र मिला के बात कर सकें। लड़ाई लड़ी जाती है इसलिए ताकि हम कह सकें कि जब परिस्थितियां विपरीत थीं, जब हमारे खिलाफ साजिशें चल रही थीं, तब हम लड़ रहे थे। तो आपको सिर्फ लड़ना है। लड़ाई, हार और जीत का फैसला बाद में होगा, पहले लड़ना सीखिए। और हमारे महापुरुषों ने कहा है, कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा है कि अधिकार चाहो तो अड़ना सीखो, पग पग पे लड़ना सीखो, जीना चाहो तो मरना सीखो। तो हमारे महापुरुषों ने हमें जो मार्ग दिखाया, हमें उस पर चलना है। और बहुजन समाज में अगर हम जन्मे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। राजनीतिक दलों से, नेताओं से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, इसलिए भी नहीं रखते हैं कि आज के राजनीतिक के जो दल हैं या जो आज की लीडरशिप है पॉलिटिकल, उसके अंदर कोई काशीराम नहीं है, कोई मुलायम सिंह यादव नहीं है, कोई चौधरी चरण सिंह नहीं है। आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके हालात से आप वाकिफ़ हैं, इसलिए इस लड़ाई को मजबूत करें और सोशल लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश करें। मेरा भी ये प्रयास है और मैं ये आज बोल भी रहा हूँ आपके सामने, शंभू सर के सामने मैं वादा करता हूँ। मेरा जो लक्ष्य है मैं आपको बता दूँ, मैं बहुजन समाज के अंदर 2030 तक एक सोशल लीडरशिप तैयार करना चाहता हूँ। कम से कम 1000 ऐसे लड़ाके तैयार करना चाहता हूँ जो हर क्षेत्र में, हर समाज से हों, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी हों, प्रदेशों में भी अलग अलग हों, जिनके एक आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग जुट सकें और जिनमें क्षमता हो मर मिटने की। मैं ऐसे लड़ाकों को तैयार करना चाहता हूँ। तो ये अनुरुद्ध मंडल है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप ने चुप्पी ओढ़ ली। आपके पॉलिटिकल अनुरुद्ध विद्रोही हैं, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप चुप रहा। आपके पॉलिटिकल लीडरशिप ने सड़कों पर उतरना बंद कर दिया, डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन बंद कर दिया। नतीजा यह है कि वो सत्ता से बाहर हो गए। और आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लिखना, पढ़ना, बोलना और बोलने वालों के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कल आपका संवैधानिक अधिकार भी खत्म हो जाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अनुरुद्ध विद्रोही का एक यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ भी जाकर उनको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको आर्थिक मदद भी मिले। और तन मन धन से इनको मदद कीजिए ताकि जो ये जन आंदोलन है उसको बढ़ाए। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज तभी आगे बढ़ेगा जब वो ऐसे लोगों को संसद और विधानसभा भेजेगा जो सड़कों से निकले हों, जैसे मान्यवर साहब थे, जैसे कर्पूरी ठाकुर थे, जैसे जगदेव बाबू थे, जैसे रामस्वरूप वर्मा थे, जैसे सुनील पटेल थे, जैसे मुलायम सिंह यादव थे, जैसे लालू यादव थे, और जैसे बाबा साहब सड़कों के संघर्ष से आए थे। मैं फिर कह रहा हूँ,
आप अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, अपनी फसलों को बचाना चाहते हैं, तो आपको सड़क का संघर्षशील युवा नेता चुनना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया विद्रोही जी हमारे साथ बातचीत के लिए। जय भीम जय मंडल। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है और सहयोग की जरूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।